नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। और प्रोटीन जो है ये वाला टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री जैव अणु वाले चैप्टर में है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ रखा है, तो एमिनो एसिड वाला जो वीडियो है वो जरूर देखें। उससे आपके एमिनो एसिड्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे कि डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं, उसके आधार पर डिफरेंट टाइप की क्या बनती है, प्रोटीन्स बनती है। डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं, उसके आधार पर डिफरेंट टाइप की क्या होती है, प्रोटीन बनती है। तो एमिनो एसिड्स में क्या पाया जाता है, एक तो पाया जाता है NH2 समूह और एक पाया जाता है COOH समूह। NH2 और COOH दोनों समूह प्रेजेंट हो, मतलब एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, एमिनो एसिड्स कह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि NH2 CH R डिफरेंट होगा, उसके आधार पर अपन बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स होंगे। जैसे इस R की जगह मैं हाइड्रोजन जोड़ दूं तो उसको कहूंगा मैं ग्लाइसिन। इस R की जगह अगर मैं जोड़ दूं CH3 तो उसको कहूंगा मैं एलानिन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने सारी चीजें बता रखी एमिनो एसिड्स के बारे में कि डिफरेंट R होगा, उसके आधार पर डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स होंगी। और डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड्स को क्या कहते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर होता है प्रथम स्थान। याद रखिएगा, प्रोटीन से क्या होता है, कोशिका का निर्माण होता है और कोशिका से क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, और उत्तक से अंग और अंग से क्या बन रहा है, शरीर। समझ गए हो? तो शुरुआत कहां से हुई अपनी बॉडी की, प्रोटीन से शुरुआत हुई अपनी बॉडी की। प्रोटीन से सबसे छोटी इकाई कोशिका है, तो प्रोटीन से क्या बनी, कोशिका बनी। कोशिका से क्या बने, उत्तक बने। उत्तक से क्या बने, अंग बने अपने, और अंग से क्या बना, शरीर बना। तो शुरुआत कहां से, प्रोटीन से। तो प्रोटीन के जो घटक है वो मुख्य रूप से कौन कौन से घटक है, एमिनो एसिड से है। क्या है प्रोटीन का घटक, एमिनो एसिड्स। बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। अब बात करें कि प्रोटीन का जो सर्वप्रथम उपयोग है किसने किया भाई साहब, प्रोटीन का सर्वप्रथम उपयोग है मुल्डर भाई साहब ने किया। किसने किया, मुल्डर ने। ध्यान रखना, मुल्डर ने 1838 में किया था। इसका अर्थ क्या निकला, प्रथम स्थान। ओके, कक्षा में प्रथम स्थान आओ तो बोलना है ये प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब ये पहले स्थान पर है। प्रोटीन जिसका अर्थ है प्रथम स्थान, जो कि प्राणियों में नए कोशिका निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता सर्वप्रथम होती है। प्रोटीन विभिन्न एमिनो अम्लों के संगठन से बने पॉलीपेप्टाइड होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन विभिन्न एमिनो अम्लों के संगठन से बने क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। और कैसे पॉलीपेप्टाइड बन रहा है ये भी हम देखेंगे इस चीजों को समझने के बाद। तो प्रोटीन विभिन्न एमिनो अम्लों के संगठन या संघनन से बने पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जिनकी प्रति श्रृंखला में कितने 100 से 140 एमिनो अम्ल, ये जो एक एमिनो अम्ल दे रखा ना, कितने 100 से 140 एमिनो अम्ल आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। 100 से 140 एमिनो अम्ल की इकाइयां होती है और इनका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अति उच्च होता है। आणविक द्रव्यमान ज्यादा होगा, ये स्वाभाविक है। तो ये तो होगी प्रोटीन की डेफिनेशन। अब हम बात करें प्रोटीन की संरचना के बारे में। इसके संरचना के बारे में, प्रोटीन की संरचना के बारे में। तो प्रोटीन का जो है अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो वर्गीकरण बात करें तो अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। जैसे आणविक संरचना के आधार पर बात करें तो आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन जो होती है, एक तो रेशेदार प्रोटीन होती है जो रेशों के रूप में पाई जाती है। रेशेदार प्रोटीन में आपके जो बाल हैं ये भी एक क्या है, प्रोटीन है। तो रेशेदार प्रोटीन ये धागे के समान लंबे होते हैं। इनमें प्रोटीन श्रृंखलाएं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ढूंढना आप अपने बाल में हाइड्रोजन बॉन्ड, बाल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जो है आपस में एमिनो एसिड से क्या है, जुड़े हुए हैं बाल के अंदर। ओके, इनमें जो रेशेदार प्रोटीन होती है, इनमें जो प्रोटीन श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है, ये प्रोटीन जल में अविलय होती है। रेशेदार प्रोटीन जल में अविलय होती है। पता चला कि जल में विलय होगी तो सुबह जब नहाने जाओगे तो वो पता चला कि गंजे हो गए। ओके, रोज की रोज ही गंजे हो जाओगे। तो ये इसकी खासियत है, जो बाल में जो प्रोटीन है रेशेदार प्रोटीन है ये, और ये जल में क्या है, अविलय है। इन प्रोटीन के कारण जंतु ऊतकों का संरचनात्मक कार्य होता है। क्या होता है, संरचनात्मक कार्य होता है। जैसे कैरोटीन,
जो कि त्वचा, बाल, नाखून, सींग, ऊन एवं पंखों आदि में होती है। केरोटिन प्रोटीन है जो कि त्वचा, बाल, जो सींग होते हैं वो भी इसी केरोटिन प्रोटीन के बने होते हैं। और केरोटिन प्रोटीन कौन सी है? एक रेशेदार प्रोटीन है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये है रेशेदार प्रोटीन। प्रोटीन का वर्गीकरण की बात करें तो आणविक संरचना के आधार पर पहला है रेशेदार प्रोटीन और एक है गोलाकार प्रोटीन। ओके, एक और होती है रेशेदार प्रोटीन में कोलेजन या मायोसिन, जो कि प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करती है। ठीक है, कोलेजन या मायोसिन प्रोटीन इसका निर्माण करती है, मांसपेशियों का निर्माण करती है। अब गोलाकार प्रोटीन की बात करें तो इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, स्वयं के चारों ओर लिपट जाती है। गोलाकार प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं रहती है, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना रहा है और वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या हो जाती है? जुड़ जाती है और एक गोलाकार रूप ले लेती है। इस प्रकार की प्रोटीन में केवल इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। यह प्रोटीन जो होती है गोलाकार प्रोटीन, जल, अम्ल, क्षार और लवण के जलीय विलयन, जल, अम्ल, क्षार और लवणों के जलीय विलयन में विलय होती है। समझ में आया? यह प्रोटीन जल, अम्ल, क्षार और लवणों के जलीय विलयन में विलय होती है। जैसे हीमोग्लोबिन होती है वो विलय है, और फाइब्रिनोजिन इत्यादि, ये क्या है? विलय है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, ये तो हो गए प्रोटीन के वर्गीकरण में। आणविक संरचना के आधार पर मैंने प्रोटीन का वर्गीकरण बताया। एक तो बताया रेशेदार प्रोटीन, समझ में आया होगा। एक तो बताया रेशेदार प्रोटीन और एक बताया मैंने गोलाकार प्रोटीन। तो प्रोटीन के काम क्या क्या है? प्रोटीन के कार्य, यह शरीर में नए तंतुओं का निर्माण एवं उनकी टूट फूट की मरम्मत करता है। प्रोटीन शरीर में नए तंतुओं का निर्माण और उनकी टूट फूट की मरम्मत करता है। समझ में आ गया? जो भी बॉडी बन रही तो प्रोटीन का क्या है? प्रोटीन से कोशिकाएं बन रही, कोशिका से उत्तर कहीं पे लग गए तो वापस वहां पे कोशिका निर्माण होना, ये सारा काम किसका है? प्रोटीन का है। तो ये प्रोटीन का कार्य है। प्रोटीन बॉडी में क्या करते हैं? एंजाइम का निर्माण भी करते हैं। बहुत सारे एंजाइम जो अपनी बॉडी में पाए जाते हैं उनका निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। और एंजाइम कैटलिस्ट का काम करता है। बहुत सारी कंडीशन है, खाना पचाने से लेकर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं अपनी बॉडी में, तो वो क्या करते हैं? काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो प्रोटीन ये एंजाइम का भी काम करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में, अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम है, वसा कम है, तो उस कंडीशन में ये ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं भैया? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ऊर्जा भी प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में। ये मांसपेशियों का संचालन करते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? ये मांसपेशियों का संचालन करते हैं। ये मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संचय भी करते हैं। प्रोटीन जो होते हैं मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संचय भी करते हैं। तो प्रोटीन तो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, प्रथम स्थान है इसका बॉडी में। हम बात करें इसकी संरचना के बारे में, तो प्रोटीन की जो डेफिनेशन अपने पढ़ ली है, इस डेफिनेशन को मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बात करते हैं। एक प्रोटीन इकाई में कितने एमिनो एसिड्स होते हैं? 100 से 140 एमिनो अम्ल। और खोज किसने की थी? मुल्डर ने 1838 में प्रोटीन के बारे में बताया था। प्रोटीन जिसका क्या होता है? प्रथम स्थान, जिसका अर्थ क्या लिखा गया है? प्रोटीन का प्रथम स्थान। अब प्रोटीन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो भी क्या होता है? उच्च होता है। अब हम बात करें प्रोटीन की संरचना के बारे में, तो बहुत सिंपल है। ये प्राइमरी संरचना, डैश 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 डैश, ये द्वितीयक संरचना, ये तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना में प्रोटीन इस टाइप से पाया जाता है। चतुर्थक संरचना में कैसे भी ऊपर सीधे लपेट दिया, ये चतुर्थक संरचना हो गई। प्राइमरी संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और ये चतुर्थक संरचना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, 4 संरचनाएं बता दी। तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्म में बताई। थोड़ा और इसका विस्तृत रूप, जैसे कि इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बताओ तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी संरचना में क्या होते हैं? जो एमिनो एसिड से रहते हैं ना, वो सिंपल वे में जुड़े रहते हैं। टिंग 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 टिंग। ओके, प्राइमरी संरचना में जो एमिनो एसिड से रहते हैं वो सिंपल वे में जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? सिंपल वे में जुड़े रहते हैं। आपको बताते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। देखिए, शुरुआत हो जाएगी, शुरू कर लीजिए। इसकी संरचना बनाने के लिए क्या लिखूंगा? NCC, ध्यान रखिएगा। फिर NCC, जानते हो NCC लिख दिया मैंने, कोई डाउट? अब जैसे मैं एमिनो एसिड से लिख रहा हूं वैसे कैसे लिखूंगा मैं?
ध्यान रखिएगा, बहुत काम से बहुत इजी वे में आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ प्राइमरी संरचना। ये लिखा मैंने NH2 के बाद में क्या लिखूं मैं, NH2 के बाद में CHR, तो एक लिखा H और एक लिखा R, ठीक है। एक प्लेन के ऊपर हो सकता है तो एक पीछे हो सकता है, ठीक है, ये वाला H। तो वापस ये NH2, ठीक है, और ये क्या लिखा मैंने COOH, समझना ध्यान से बेटा। फिर ये लिख रहा हूं CHR COOH, ये NH2, ओके। ये NCC है ना, तो ये लिखा मैंने CHR और ये हो जाएगा COOH। समझना क्या होगा कि ये एमिनो एसिड्स लिया मैंने, डिफरेंट R होगा उसके आधार पर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स हैं। यहां तक समझ में आ गया? डिफरेंट R होगा उसके आधार पर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये प्राथमिक संरचना की बात कर रहा हूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, किसकी? प्रोटीन भाई साहब की। देखो यहाँ पे ये एमिनो एसिड्स में से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये एमिनो एसिड्स आपस में क्या जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे, है ना। तो अगर दो जुड़े तो उसको डाइपेप्टाइड, तीन जुड़े तो ट्राइपेप्टाइड, इस टाइप से पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाएंगे इनके बीच में। यहाँ देखिए ये जो है OH, देखना ये NH2 CHR COOH, NH2 CHR COOH, NH2 CHR COOH, यहां का H और ये OH निकाल दो और जोड़ दो इनको, जोड़ा, यहां का OH और इसका COOH का OH और NH2 का H निकाल दो, जोड़ दो इनको, ओके, ऐसे जोड़ देंगे। तो इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा बीच में, CONH, क्या पाया जाएगा, CONH, इसको एमाइड बॉन्ड कहते हैं, CONH बॉन्ड पाया जाएगा। तो ऐसे आगे भी आप क्या करते जाओगे, जोड़ते जाओगे, आगे भी आप क्या करते जाओगे, जोड़ते जाओगे, इसको आगे जोड़ते जाना, इधर भी आगे जोड़ते जाना कि एक एमिनो एसिड्स का NH2 समूह दूसरे एमिनो एसिड्स के COOH समूह के बीच में से क्या निकल रहा, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा और कौन सा बॉन्ड बन रहा, CONH बॉन्ड बन रहा, एमाइड बॉन्ड बन रहा है। तो यही संरचना क्या है, इस क्रम में सीधे जुड़े रहते बेचारे एमिनो एसिड से सीधे साधे। तो इसको क्या कहेंगे अपन, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहूंगा मैं, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, तो प्रोटीन में एमिनो अम्ल जिस क्रम में जुड़े रहते हैं, डिफरेंट R होगा उसके आधार पर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होगी और डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स होंगे। तो प्रोटीन में एमिनो अम्ल जिस क्रम में जुड़े रहते हैं उसे प्राथमिक संरचना कहते हैं। इसका निर्धारण करने के लिए प्रोटीन को क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। कि कौन से एमिनो जल अपघटन करेंगे, वापस ये माना है कि प्रोटीन है, बहुत सारे एमिनो एसिड से जुड़े हुए हैं, ये प्रोटीन है, इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। तो जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा, वापस इसको अपना OH मिल जाएगा और इसको क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। इसको वापस क्या मिल जाएगा, इसको अपना OH मिल जाएगा और इसको क्या मिल जाएगा, अपना H मिल जाएगा। वापस एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनेगी तो इधर से OH, COOH का OH और NH2 का H, COOH का OH और NH2 का H, ये निकलता जाएगा और बन जाएगी प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका निर्धारण करने के लिए प्रोटीन को जल अपघटित करते हैं और इस प्रकार उत्पन्न एमिनो अम्ल की पहचान करते हैं कि कौन सा एमिनो अम्ल है इसमें। तो जल अपघटन करते प्रोटीन में तो 100 से 140 एमिनो एसिड होते हैं, उससे तो कुछ छोटा बनता है प्रोटियोजेज से क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड्स बनेगा, पॉलीपेप्टाइड से सरल पेप्टाइड, मतलब जिसमें 8-10 एमिनो एसिड्स जुड़े हुए हो, सरल पेप्टाइड के लास्ट में क्या बन जाएगा, एमिनो अम्ल बन जाएगा। जो अकेला होगा एमिनो अम्ल क्या होगा, अकेला होगा। मेरी बात तो आप समझ रहे होंगे, आया क्लियर है, समझ में आई बात? मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। ये बात कर रहा था मैं प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर की। ओके, लिख लीजिए, मिटाता जा रहा हूं मैं साथ के साथ में समझाने के लिए। प्रोटीन की संरचना में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन में एमिनो अम्ल जिस क्रम में जुड़े रहते हैं उसे प्राथमिक संरचना कहते हैं। इसका निर्धारण करने के लिए प्रोटीन को जल अपघटित करते हैं और इस प्रकार उत्पन्न एमिनो अम्ल की पहचान करते हैं। प्रोटीन से प्रोटियोजेज बनता है, फिर पॉलीपेप्टाइड बनता है, मतलब छोटे छोटे एमिनो एसिड से क्या है, टूटते जा रहे हैं, फिर सरल पेप्टाइड, फिर
अल्फा एमिनो डबल बनते हैं। तो ये बात हो गई अपनी प्राइमरी संरचना की। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे द्वितीयक संरचना की। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की बात करेंगे तो ये हेलिक्स से संरचना, ये इस टाइप से, एक तो ये अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं, द्वितीयक संरचना में ये अल्फा हेलिक्स संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना में अगर इसको मैं बताऊं इस टाइप से, ध्यान से देखना, तो इस संरचना में क्या क्या चीजें हैं आपको दिख रही है, वही एनसीसी एनसीसी लगेगा, एनसीसी एनसीसी एनसीसी, वही ऐसे निपट रहा, मतलब एनसीसी 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 इस टाइप से। तो ये चलता रहेगा ये क्रम, एनसीसी एनसीसी एनसीसी, और ये इधर से एनसीसी 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 एनसीसी, मतलब यहां पर क्या होगा, इसमें क्या करामत होगी कि जैसे कि इधर का जो, जैसे कि यहां पर दे रखा है मैंने, यहां पर इस जगह दे रखा CO, ये दे रखा मैंने, यहां पर C डबल बॉन्ड हो, ये वाला C डबल बॉन्ड हो, और यहां का N और ये H, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, या यहां का N और ये H, NH2 है ना, ये NCC मतलब NH2, ये H, और इधर का तो H निकल ही गया होगा, और ये CO, ठीक है। सॉरी, यहां पर क्या आएगा CHR, और ये क्या आएगा CO, फिर ये NH, फिर ये CHR, और ये आगे जैसे बढ़ते जाएंगे CO, इस टाइप से ये रहेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अपने को ये समझना है कि CO और NH, यहाँ पे क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ये NH ले लिया, यहाँ पे ले लिया CO, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ये CO ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ का NH, ये NH क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ CO, और यहाँ पर क्या है NH, क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन, मतलब जो आपके सामने जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, इसमें जो प्राथमिक संरचना जो सीधी सीधी है, उसमें क्या होगा, ये जो श्रृंखला है वो क्या हो जाएगी, ऐसे हेलिक्स बना लेगी, क्या बना लेगी, वो हेलिक्स बना लेगी। तो इसको कहते हैं द्वितीयक संरचना में अल्फा हेलिक्स संरचना। एक तो ये हो गई अल्फा हेलिक्स संरचना, और एक संरचना होती है बीटा प्लेटेड शीट, चंद्र संरचना होती है बीटा प्लेटेड शीट। तो बीटा प्लेटेड शीट संरचना भी सरल है, आपको बता देते हैं इजी वे में, बीटा प्लेटेड शीट संरचना। तो इसी में आपको बीटा प्लेटेड शीट संरचना में समझाने वाला हूं, ओके। तो ये जो है यहां पर CO है, यहां पे क्या आ रहा है, CO आ रहा है, यहां पे लिखा मैंने N और ये लिखा H, NH, ठीक है, यहां पे लिखा मैंने NH और यहाँ NC और ये C, ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से रखना, ये NC और ये C, फिर यहां पर NC और ये C, फिर NC और ये C। मेरी बात को ध्यान से सुनना, NCC NCC लिखा, अब क्या कर रहा हूं मैं, NCC NCC लिखने के बाद में इसको इधर से चालू कर रहा हूं, NH, तो ये आगे जा ही रहा है, मतलब दो एमिनो एसिड्स, दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाएगी। इधर चल रहा आगे जुड़ ही रहा होगा, इधर क्या है, इधर क्या लिख रहा हूं, NCC, मतलब ये एक तरफ R और एक तरफ H, ये लिखा मैंने CO, इसके और इसके बीच में क्या बन रहा है, बॉन्डिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो ये चीज पाई जाती है इसके बीच में, यहाँ पर लिखा मैंने NCCN और यहाँ पे लिखा R और इधर लिखा मैंने H, RH लिखा, समझना। फिर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर NCC, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं R, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं H, ये लिखा मैंने H और ये लिखा मैंने CC, है ना। तो यहाँ पर दूसरे वाले कार्बन पर R और ये H, ये डबल बॉन्ड O, ओके। और वापस ऐसे ही आगे चल रहे हैं, यहाँ पर NH और ये एक तरफ H एक तरफ R और इधर लिखा डबल बॉन्ड O, और आगे जा रही है श्रृंखला। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CONH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है यहाँ पर,
ठीक है, इस टाइप से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इनके बीच में, क्या बन जाती है, CO और NH के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। CO और NH के बीच में क्या पाई जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। और इस ये जो है इसको संयुक्त रूप से क्या कहूंगा मैं, बीटा प्लेटेड संरचना। और ये कौन सी है, द्वितीयक संरचना। और जब अकेला पार्ट था, अकेली एमिनो एसिड्स एक निश्चित क्रम में जुड़े थे, तो उसको अपन कह रहे थे प्राथमिक संरचना। जब दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ गई तो उसको कह रहे हैं अपन द्वितीयक संरचना। क्या कह रहे हैं, द्वितीयक संरचना। ये इस संरचना को क्या कहूंगा मैं, सपाट चद्दर संरचना। ये संरचना कौन सी है, सपाट चद्दर संरचना। अब इस सपाट चद्दर संरचना में क्या होगा कि जैसे कि ये R और H जोड़ रखा है, तो ये वाला बॉन्ड तो प्लेन में, अब R और H क्या होगा, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो जो प्लेन के ऊपर है उसको कैसे बताऊंगा, अगर ये प्लेन के ऊपर है तो इसको ऐसे बता देता हूं मैं, इस तरीके से प्लेन के ऊपर है। और हाइड्रोजन प्लेन के पीछे है तो इसको मैं ऐसे बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये इधर ये ऊपर आ गया तो ये वाला R पीछे चला जाएगा और ये हाइड्रोजन कहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से, ओके। फिर ये हाइड्रोजन यहां पे R, फिर ये आ रहा है, तो इसमें अपन क्या करें, H को क्या करें, H को ऊपर ले लें और R को पीछे की साइड में रख लें, ये R। फिर यहां पर R को कहां पे लिख लें, सामने की साइड में लिख लें, सामने की साइड में, मतलब इनको फॉर्म कहते हैं, ये ठोस फॉर्म, ये डैश्ड फॉर्म, ये डैश्ड फॉर्म कहते हैं इसको। तो ये आपने स्ट्रक्चर इस टाइप से देखी होगी बुक्स में। और ये इसको कैसे लिखूं, इसको आपने ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिख देता हूं, इस R को इस तरीके से आप बता सकते हो चाहो तो। इस तरीके से भी आप बता सकते हो। मतलब ये जो बॉन्ड है ना, इसका मतलब ये प्लेन में है और ये प्लेन के ऊपर है। ठोस फॉर्म वाला है मतलब प्लेन के ऊपर है और डैश्ड फॉर्म मतलब प्लेन के पीछे है। ये चीज आप समझ लेना। चलो हम बात करें प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। तो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में जिस प्रकार से जुड़े रहते हैं, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में बहुत सारे, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन में जिस प्रकार से जुड़े रहते हैं वो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहलाती है। प्रोटीन एमिनो अम्ल के सरल संरचना के रूप में नहीं पाए जाते हैं। इसमें सरल संरचना किसमें पाई जाती है, प्राइमरी में। तो प्रोटीन एमिनो अम्ल के सरल संरचना के रूप में नहीं पाए जाते हैं। इनमें अतिरिक्त रूप से हाइड्रोजन बंध क्या पाया जाता है, इनमें अतिरिक्त रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। और कुछ प्रोटीन में क्या पाया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाया जाता है कहीं ना कहीं पर। ओके, डाइसल्फाइड सेतु आदि विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य पाए जाते हैं। अधिकांश प्रोटीन में यह अल्फा हेलिक्स, कौन सी संरचना, अधिकांश प्रोटीन में हमने बताया अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड, ये वाली संरचना कौन सी, बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड शीट संरचना पाई जाती है। तो मेरे हिसाब से भैया आपको प्रोटीन की प्राथमिक संरचना समझ में आ गई होगी, द्वितीयक संरचना समझ में आ गई होगी। और सिंपल बनाओ तो ये प्राइमरी संरचना, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये क्वाटरनरी। ओके, तो मैंने प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरिफाई किया। अब आप आगे देखिए तृतीयक संरचना। तो तृतीयक संरचना में क्या होगा कि ये जो बॉन्डिंग है और ज्यादा जटिल होती जाएगी। तृतीयक संरचना में क्या होती जाएगी, जो बॉन्डिंग बना रखी है वो और ज्यादा जटिल होती जाएगी। जैसे कि ये जो अपन बात करते हैं इसमें, ये इस टाइप से, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ठीक है। इसमें जैसे कि ये N है और इसका H है और इधर से जो है ये C है और इसका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। इनके बीच में एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो पाई जाएगा। अपन बात कर रहे हैं तृतीयक संरचना की, तृतीयक संरचना की। ओके, एक चीज तो ये पाई जाएगी। और अगर इसमें जैसे ये लिखा मैंने, ये C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस है, ठीक है। यहाँ पर कोई जो है NH2 NH3 प्लस में भी कन्वर्ट हो सकता है एमिनो एसिड्स का, और उनके बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं सल्फर सल्फर बॉन्डिंग भी पाई जा सकती है तृतीयक संरचना में। ये है CH और ये एल्किल ग्रुप इस टाइप से भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसमें तृतीयक संरचना में ये CH, ये CH3 और ये CH3। तो यहाँ पर रिपल्शन भी होता है, कहीं भी अट्रैक्शन भी हो रहा है, ये सारी चीजें घटित हो रही है किसमें, प्रोटीन की तृतीयक संरचना में। और प्रोटीन की तृतीयक संरचना को उन्होंने इस तरीके से बताया। और चतुर्थ संरचना में तो कुछ भी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला
लास्ट में कैसे भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ जाएगी उसको मैं कहूंगा कि चतुर्थक संरचना है। चतुर्थक संरचना एक के ऊपर एक गिर रही है। देखो प्रोटीन की द्वितीय संरचना की बात होगी, प्रोटीन की तृतीय संरचना की बात करते हैं। प्रोटीन की तृतीय संरचना पूर्ण त्रिविमीय संरचना है, 3 डायमेंशन में होती है, पूरी 3 डायमेंशन में, मतलब कोई कंपाउंड जो रहते हैं वो 3 डायमेंशन में रहेंगे। किस कंडीशन में रहेंगे? 3 डायमेंशन, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में उनका जुड़ना रहेगा 3 डायमेंशन में। तो प्रोटीन की तृतीय संरचना पूर्ण त्रिविमीय संरचना होती है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार प्रोटीन अणु त्रिविमीय में विन्यासित रहता है, किस प्रकार प्रोटीन अणु त्रिविमीय में किस प्रकार प्रोटीन अणु विन्यासित रहता है जिससे एक विशिष्ट आकार प्राप्त हो। मतलब तृतीय संरचना समझनी है तो उसको कैसे समझेंगे? 3 डायमेंशन में समझेंगे, पूरा 3 डायमेंशन में। ओके, अलग अलग तरफ अलग अलग ग्रुप अलग अलग एटम्स जुड़े हुए रहेंगे। बाकी प्राथमिक संरचना सिंपल बताई मैंने, द्वितीय संरचना में वापस एक के ऊपर एक रख दी और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कहीं कहीं पे द्वितीय संरचना में सल्फर बॉन्डिंग भी है, और तृतीय संरचना और जटिल हो गई, और चतुर्थ संरचना तो और ज्यादा जटिल हो जाएगी, है ना। तो तृतीय संरचना एक बार और पढ़ लेता हूँ। प्रोटीन की तृतीय संरचना पूर्ण त्रिविमीय संरचना होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार प्रोटीन अणु त्रिविमीय में विन्यासित रहता है जिससे एक विशिष्ट आकार प्राप्त होता है। हो गया कंप्लीट तृतीय संरचना। अब प्रोटीन की चतुर्थ संरचना, ये बना लेना बस। प्रोटीन की चतुर्थ संरचना में और कुछ नहीं बताएंगे। प्रोटीन की चतुर्थ संरचना एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारी एक से अधिक मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, लिपट ही नहीं रही, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही नहीं चल रही, और भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आ गई उसके ऊपर। तो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं युक्त प्रोटीन संरचनात्मक संगठन के चौथे स्तर को प्रकट करते हैं जिसे चतुर्थ संरचना कहते हैं। जैसे कि अपन हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो हीमोग्लोबिन में चतुर्थ संरचना पाई जाती है, किसकी? प्रोटीन की। ओके, तो ये अपना जो है प्रोटीन के बारे में बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्रोटीन के बारे में बताया, प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में बताया, रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन, और फिर अपने बात करी प्रोटीन की संरचना के बारे में। प्रोटीन की संरचना प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना, चारों संरचना के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिए और इतना आप एग्जाम में लिख के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो ये जो जैव अणु वाले जो हैं सारे टॉपिक अपनों ने लगभग कर लिए हैं। अगर आपको सभी टॉपिक सिस्टमेटिक पढ़ना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एक के बाद एक सारे वीडियो देखिए, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और कई यूनिट्स मैंने करवा रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।